वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपना क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर शुरू करने जा रहे हैं। तो उसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जिसको तुम एक नंबर लाइन पे डाल सकते हो या फिर नंबर लाइन पे ढूंढ सकते हो, है ना। तो नंबर लाइन क्या होती है तुमने बेसिकली पिछले क्लासेस में पढ़ाई हुआ है। तो रियल नंबर्स को अगर हम क्लासीफाई करें अब अपने आगे, रियल नंबर्स हमारे किन किन तरह के होते हैं। तो रियल नंबर्स में वो सभी नंबर्स आएंगे जिसको तुम यूज़ करोगे तुम्हारे मैथमेटिक्स में फर्दर चैप्टर्स में, कुछ भी तुम्हें सॉल्व करना है या कोई भी तुम्हें मैथमेटिकल, है ना, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उन सब में रियल नंबर्स का काम आता है। तो इसको बेसिकली हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले एक तो तुम्हारा होता है रैशनल नंबर्स, और एक तुम्हारे होते हैं इरेशनल नंबर्स, है ना। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिनको तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। पी बाई क्यू क्या होता है? एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो। इसमें तुम्हारा क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी इसका एग्जांपल ले लो। सपोज तुमने वन ले लिया, सबसे बेसिक एग्जांपल वन, टू या फिर 1.5, है ना। या फिर तुमने फ्रैक्शन भी ले ली। ये कोई भी नंबर है, तुम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। इसकी वन है, इसको तुम 1/1 के फॉर्म में हो गया, ये 2/1 हो गया। 1.5 क्या हो जाएगा? 15/10 हो जाएगा ये, है ना। 1/2 तो चलो है ये उसी फॉर्म में। तो इन सबका जो क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि मतलब तुम्हारा ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो अनडिफाइंड हो जाएगा वो वाला नंबर, है ना। और इरिटेशन नंबर कौन से होते हैं? जिनको तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। जैसे कि इसका अगर हमने एग्जाम्पल लिखना हो, किस तरह के हो जाएंगे? सपोज √2, तुम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3, है ना। तो अगर हम इसको आगे स्टडी करते हैं, जो हमारे रैशनल नंबर्स है उसको हम फर्दर दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स, और एक तुम्हारे हो गए इंटीजर्स रैशनल नंबर्स। अब नॉन इंटीजर रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ये कोई भी तुम्हारे, जैसे कि कोई डेसिमल वाले नंबर आ गया 1.5, 2.5, या फिर कोई फ्रैक्शनल आ गया 1/2, तो ये सब आ गए नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स में कौन से होते हैं? कोई भी नंबर बिटवीन -∞ टू +∞, है ना। इसमें तुम्हारा सपोज -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, कोई भी आ गया, इन सब को हम बोलते हैं इंटीजर रैशनल नंबर। अब इंटीजर रैशनल नंबर को भी हम आगे दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तुम्हारा हो गया नेगेटिव नंबर्स, और एक तुम्हारे हो गए होल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स को भी हम आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स। अब देखो तुम्हारे नेगेटिव नंबर्स हो, देखो तुम्हारे इंटीजर्स क्या थे? -∞ टू +∞। तो इसमें से हमने नेगेटिव पार्ट निकाल दिया, तो तुम्हारा एक क्लासिफिकेशन बन गई। फिर दूसरा पार्ट है 0 से लेके +∞। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सो ऑन। ये तुम्हारे आते हैं होल नंबर्स में, है ना। तो हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि हमने चलो 0 को भी बाहर निकाल दिया, तो क्या बच गया है? 1, 2, वो सारे तुम्हारे आ गए नेचुरल नंबर्स में। 1, 2, 3, 4 से लेके टिल इन्फिनिटी। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आ गया ओवरव्यू रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हो जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल को हम नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया। रैशनल नंबर्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इंटीजर्स या नॉन इंटीजर्स में।
ना। नॉन इंटीजर्स कौन से हो गए, जैसे कि 1.5, 2.5 या फ्रैक्शनल नंबर हो गया, डेसिमल हो गया, ये सारे नॉन इंटीजर्स में आ गए। इंटीजर्स में कौन सा हो गया, माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी, इसमें नेगेटिव नंबर्स आ गए, जीरो आ गया, और होल नंबर और नेचुरल नंबर्स आ गए, है ना। तो उसके बेस में से फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स को मैंने सेपरेट कर दिया और होल नंबर्स, जीरो से प्लस इन्फिनिटी हमारे होल नंबर्स हो गए। तो इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, हमने जीरो को सेपरेट कर दिया और सिर्फ नेचुरल नंबर्स, मतलब जो कि तुम्हारे 1 से इन्फिनिटी, यहाँ में हमारे ख़त्म होते हैं कौन से, ये नंबर्स की बेसिक क्लासिफिकेशन, है ना। तो अब हम आते हैं इसके आगे, जो हमारा चैप्टर की मेन थ्योरम है जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है ना, वो है तुम्हारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो इसको पढ़ने से पहले हम ना नंबर्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे दो तरीकों में, ठीक है। एक तो तुम्हारे हो गए कॉम्पोजिट नंबर्स और एक तुम्हारे हो गए प्राइम नंबर्स। सबसे पहले हम इनको समझते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है और ये नंबर्स होते क्या है ना। तो देखो कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन एक होती है, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कोई नंबर के अगर मैंने बोला कि फैक्टर्स लिखने हैं, उसका मतलब क्या होगा कि सपोज मैंने बोला जो तुम्हारा एक नंबर है ए, लेट से वो बी का फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, जब हम बी को ए से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा रिमाइंडर जीरो आएगा, तुम्हारा रिमाइंडर आएगा जीरो आएगा, मतलब ए बी को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें 10 दूँ, 10 के तुम्हें फैक्टर्स निकालने हैं, ओके। कौन से फैक्टर्स होंगे इसके, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है और 10 खुद हो सकता है, कि हम इनमें से किसी भी नंबर को लेके अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा, मतलब वो कम्प्लीटली 10 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसके बेस पे हमारे दो तरह के नंबर्स होते हैं, ये तो कॉम्पोजिट नंबर्स सॉरी, इसका मतलब क्या है, जो भी जिन भी नंबर्स का फैक्टर्स 1 और उसके नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और भी नंबर है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, नंबर दैट हैव एट लीस्ट वन फैक्टर other than 1 and number itself, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर अगर तुम फैक्टर लेते हो ना, तो उसका एक तो नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ये तो होता ही होता है फैक्टर। इन दोनों के अलावा अगर कोई और फैक्टर है उसके, तो उसको मान लेके आता है कॉम्पोजिट नंबर में, और अगर नहीं है तो वो प्राइम नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर that have exactly 2 factors, that is 1 and number itself, ठीक है। इसमें अगर मैं एग्जांपल लिए, जैसे कि यहाँ पर 10 होगा तुम्हारा, है ना, या फिर 25 हो गया, या फिर तुम्हारा कोई भी नंबर ले लो 30 हो गया, ठीक है। इन सब के अगर हम फैक्टर्स देखें, 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 तो हो गई होगा, नंबर इटसेल्फ भी होगा इसका, चलो 10 भी है, इसके अलावा इसके एक 2 हो सकता है और एक 5 हो सकता है, कि 2 और 5 ये दो एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ गए इसके। वैसे 25 है तुम्हारा, 1 तो हो गई होगा, 25 भी होगा, एक इसका होगा 5 एक्स्ट्रा फैक्टर, है ना। तो ये आ गए कॉम्पोजिट नंबर्स में। वैसे प्राइम नंबर से एग्जाम्पल से लिए अगर हम, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज तुमने इसका एग्जाम्पल ले लिया 7, है ना। इसके अलावा और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है इसका, 23 ले लिया तुमने, 11 ले लिया। इन सभी नंबर्स में कोई फैक्टर्स करोगे, 7 का फैक्टर क्या होगा, एक 1 होगा और 7 होगा, और कोई नंबर नहीं है तो 7 को डिवाइड कर सके। सिमिलरली 23 का फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 23, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो कि 23 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके, है ना।
तो यहाँ पे हमारा क्लियर होता है कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अब हम आते हैं अपनी थ्योरम में। ये थ्योरम क्या कहती है हमारी, इस थ्योरम की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो, यहाँ पे हम अब थ्योरम की डेफिनेशन लिखते हैं। हमारी थ्योरम क्या कह रही है, इट स्टेट्स दैट every composite number, composite number कौन से होता है, जिनके फैक्टर्स एटलीस्ट एक और होता है उसके नंबर और 1 से, उसके नंबर इटसेल्फ एंड 1 से, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था जैसे कि 10 हो गया, ठीक है। हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, है ना। इट सेज दैट एवरी composite नंबर कैन बी expressed as product of primes, products of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime numbers occur। तो ये इसकी होगी बेसिक डेफिनेशन। अब ये हमें क्या कह रहा है, हम कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को, कोई भी हमने कॉम्पोजिट नंबर लिया, उसको हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं कोई भी प्राइम नंबर्स का, एनी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, सपोज P1 इंटू P2 इंटू P3, एनी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। और जो ये तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा, ये सीरीज बनेगी, ये इस नंबर की यूनिक होगी, इसकी जैसे कोई और सीरीज नहीं बनेगी। एंड ऑब्वियसली इसको हम ऑर्डर को कंसिडर नहीं कर रहे। प्राइम नंबर्स कौन से हो गए, 2 3 5 7, है ना। सपोज तुमने इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख दिया, कोई भी नंबर बन गया ऐसे, या 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 लिख दिया, तुम ऐसे ऑर्डर को कंसिडर नहीं करोगे। तो जो भी तुम्हारा नंबर बनेगा एक ऐसे सीरीज प्राइम की मल्टीप्लिकेशन से, वो यूनिक होगा उस नंबर के लिए, है ना। इसको हम अगर बेटर समझने के लिए इससे एक एग्जांपल लेते हैं। हम इसको शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से। सपोज मैंने तुम्हें नंबर दिया, कौन सा नंबर लिया सबसे बेस्ट, 30 लेते हैं, है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्राइम नंबर चाहिए जो कि 30 को डिवाइड कर सके। हमें इसके फैक्टराइजेशन करनी है। हम इसको शुरू करेंगे सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से, दैट इज 2। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 इसका एक फैक्टर बनेगा, है ना। और उसको किससे मल्टीप्लाई करिए कि वो 30 बन जाए, 15 से, है ना। अब हम देखते हैं आगे। अब हम इसको आगे ब्रेक करते हैं। 15 को कौन सा मिनिमम प्राइम नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 15 को 2 तो डिवाइड कर नहीं सकता, 15 को लेकिन 3 डिवाइड कर सकता है, कितने से, 5 से। तो इसका आ जाएगा 3, किससे हो जाएगा, 5 से। अब हम आगे ब्रेक तो कर नहीं सकते 5 को, 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है ना। तो हमारे इसके अब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इन सब की पावर 1। तो ये हमें बेसिकली हमें मिल गए इसके फैक्टर्स 30 के, जितने भी फैक्टर्स बनते हैं, है ना। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। 5 को 5 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा थ्योरम का एग्जांपल है। इसको हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, इसमें तुम्हारी पावर्स भी काम में आए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 270। हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लोवेस्ट प्राइम नंबर जो कि इसको डिवाइड करेगा। इसको 2 डिवाइड कर देगा, तो हमने 2 ले लिया, किससे, 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 मिल जाएगा। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं। 135 क्या 3 से डिविजिबल होगा? अगर हम इसको 3 से डिवाइड करिए, हमें कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसको करेगा किससे, 45 से, है ना। अब हम करते हैं, अब हम 45 को फर्दर ब्रेक करिए। 45 को ब्रेक करने के लिए पहले हम चेक करते हैं 3 से क्या डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा।
तो 3 इंटू कितना 15, 3 इंटू 15 गिव्स 45 है ना। अब हम 15 को फर्दर डिवाइड करते हैं, 15 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा कितने से 5 से। अब हमें मिलके 270 के पूरे फैक्टर्स उसके प्राइम फॉर्म में, तो इसका 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो 2 हो गया, 2 कितनी बार आया है एक बारी, और 3 कितनी बार आया है 3 बारी, इंटू 5 कितनी बार आया है 1 बारी। तो हमने एक कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम प्रोडक्ट्स में लिख दिया, ठीक है, और ऊपर पावर कितनी जितनी बार वो नंबर रिपीट होगा उस हिसाब से उसकी उतनी पावर हो जाएगी। और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो नंबर 270 सेम टू सेम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो फर्स्ट थ्योरम है ख़त्म होती है, जिसकी जो कि चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है, जिसकी डेफिनेशन ये है, जिसके हमने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे चेक कर लिए। अब इसके बेस पे हमारे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा था हमारा, check whether 15n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हमें चेक करना है कि हमारा 15n सपोज तुम्हें एक नंबर दे रखा है, और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब कि n तुम्हारा क्या हो सकता है 1 से लेके 2 3 4 से लेके कोई भी नंबर हो सकता है। तो क्या 15n कभी तुम्हारा 0 से एंड करेगा, हमें ये चेक करना है इसका। तो इसको समझने के लिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझते क्या, कि कोई भी नंबर को अगर हमें लिखना है इफ़ एनी नंबर एंड्स विद 0, है ना, मतलब कि दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। जीरो देखो किन किन नंबर्स में आता है, तुम सोचो जीरो को बनाने के लिए सबसे पहला नंबर जिसमें 0 आता है वो 10 है, ठीक है। अब इसके बाद जिन जिन नंबर्स में 0 आता है, इसके बाद किस में आता है 0, तुम्हारा 20 में आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 40 में आएगा, फिर 50 में आएगा, फिर 60 में आएगा, सो ऑन, फिर 100 में आएगा, ठीक है। इन सभी नंबर्स का बेसिक नंबर जो 10 है इन सब में कॉमन होगा, इन सभी नंबर्स का एक फैक्टर 10 जरूर होगा, है ना। तो मतलब कि हम कह सकते हैं बेसिकली जो जीरो जो तुम्हारा बनता है सबसे बेसिक लेवल पे उसमें एक 10 होना जरूरी है, जब जब तुम्हारा जीरो बन रहा है। कोई भी नंबर है तुम्हारा, सपोज तुम्हारा मैंने लिखते 2 4 3 8 9 0, इसमें जीरो आया है, इसको तुम अलग से लिख सकते हो ऐसे करके भी, बात तो सेम ही बन गई ना। मतलब कि कोई भी जीरो को तुम, जो भी तुम्हारा जीरो बन रहा है किसी भी नंबर में, वो तुम्हारा 10 से बन रहा है, और 10 किससे बन रहा है 2 and 5 से, 2 प्राइम नंबर से बन रहा है 2 and 5। तो हम कह सकते हैं जिन जिन नंबर में भी जीरो आएगा वो या तो फिर 2 या फिर 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। और अगर जीरो आ रहा है तो उसके फैक्टर 2 और 5 दोनों होने जरूरी है। कोई नंबर है, सपोज मैंने कोई भी नंबर ले लिया 2 4 3 6 6, सपोज ये नंबर ले लिया, ये नंबर जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा इसका फैक्टर 2 भी है पर इसका फैक्टर 5 नहीं है ना, इसका फैक्टर 5 नहीं है, इसका मतलब इसलिए इसका जो आखिरी डिजिट है वो 0 नहीं है। दूसरी तरफ कोई नंबर ले लिया, सपोज मैंने 2 4 3 0, अब तुम इसके फैक्टर से अगर निकालोगे इसका फैक्टर 2 भी होगा, इसका फैक्टर 5 भी होगा। अब दोनों 5 और 2 आ गए, इसका मतलब इसका आखिरी डिजिट 0 होने के चांसेस है, इसलिए इसका आखिरी डिजिट 0 है। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन कोई पूछे जाए, तुमने चेक करना है कि तुम्हारा आखिरी डिजिट 0 है कि नहीं है। तो तुम्हें चेक करना है कि वो जो नंबर है वो तुम्हारा 2 and 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि
जीरो हमारा 2 एंड 5 मिलके ही बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया इसका कि जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है। हम 2 एंड 5 के लिए चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 एंड 5 ही दो नंबर है, सो कि सब स्टार्टिंग में तुम्हारा जीरो बनाते हैं किसी भी नंबर में आखिरी डिजिट में, है ना। तो अब हम इसको फर्दर चेक करते हैं। अब हमें चाहिए 15n हमें दे रखा है ना, हमें दे रखा है 15n। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, 15n यहाँ पे नहीं है, इसकी पावर में है ना। तो हमें 15n दे रखा है, n कोई पावर हो सकती है। तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स 3 × 5, ये 3 × 5 फैक्टर्स होंगे इसके, जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं 3n × 5n। तो n की कोई भी वैल्यू होए, एनी वैल्यू n, 15n के फैक्टर्स हमेशा 3 और 5 में ही होंगे, है ना। अब हमारा इसमें क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, इस 15n का कोई भी फैक्टर 2 के टर्म्स में नहीं होगा, क्योंकि 2 के टर्म्स में कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ 5 के टर्म्स में। मतलब ए नंबर का, इस नंबर का एंड कभी भी 0 से नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से एंड होने के लिए इसके फैक्टर्स में 2 और 5 होना जरूरी है। तो इस केस में सिर्फ 5 है, इसके फैक्टर्स में 2 नहीं है ना। तो इसको अगर हमने लिखना हो तो हम लिखेंगे कैसे, एग्जाम में लिखना हो इसको, सबसे पहले हमने ये लिख दिया कि हमने कंडीशन लिखी थी कि 0 होने के लिए तो कंडीशन की क्या जरूरत है, इसका नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 और 5। फिर हमने देखा नंबर के फैक्टर्स क्या है, 15n हमारा नंबर है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें, तो प्राइम नंबर्स के टर्म्स में लिखना है, तो 3 × 5 की पावर n, तो 3n और 5n, तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए कि n की कोई भी वैल्यू है, ठीक है, उसके फैक्टर्स 3 और 5 के टर्म्स में ही होंगे। तो इधर हम लिख सकते हैं प्राइम factorization of 15n contains only 5 but not 2। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, थ्योरम को स्टेट करेंगे, द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime numbers, and no other prime factorization of 15n। हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम थी वो क्या कहती थी कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, और जो हमारी सीरीज बनेगी या मल्टीपल्स बनेंगे वो उस नंबर के लिए यूनिक होंगे। फॉर एग्जांपल 15n के जो हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन बनी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ ये ही होएगी, 3 × 5 की पावर n ही होएगी, ये 15n के लिए यूनिक है, ठीक है, इसकी और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। ये हमारा प्रूफ करता है ये फंडामेंटल थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी है। तो इसको यहाँ पे हम स्टेट करके गारंटी कर सकते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन और कोई नहीं हो सकती, इसलिए ये नंबर तुम्हारा कभी भी 0 पे एंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 नहीं है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आखिरी में, देयरफॉर 15n कैन नॉट एंड with digit 0 for any natural number n। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पहला क्वेश्चन जो कि उसकी एप्लीकेशन पे आता है इसके फंडामेंटल थ्योरम की। अब यहीं पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर हम एक और क्वेश्चन दूं तो मैं एक्सप्लेन why
यहाँ पे मैं तुम्हें दो नंबर दे रहा हूँ, एक 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, एंड 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23 इस कॉम्पोजिट नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये नंबर तुम्हारा कॉम्पोजिट है कि नहीं है। तो देखो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर होगा इसका, जो कि नॉर्मली मतलब अगर हम डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाएं, तुम्हारा पहला नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारा 50 40 प्लस 5, तो तुम्हारा बन गया 50 45, ये तुम्हारा नंबर बन गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है इसके फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स के। तो तुम इसके फैक्टर चेक करोगे 5 इंटू 1009, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक तो इसका फैक्टर कॉम्पोजिट होने के लिए एक तो इसका फैक्टर 1 होना चाहिए, एक नंबर इटसेल्फ, और एक कोई और फैक्टर जो कि इन दोनों से अलग है ना, जो कि हमारे यहाँ में क्या बन रहा है, एक 5 बन गया, 1009, ये दोनों फैक्टर्स बन गए, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं ये नंबर तुम्हारा कॉम्पोजिट नंबर है, इसलिए, है ना। पर देखो अब ये नाम पे तो चलो तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, पर कई बार तुम इतना लंबा दे दिया तुम्हें, तुम मल्टीप्लाई तो नहीं करने बैठोगे, कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें। तो इसका हमें एक अगर शॉर्टकट देखना हो, कोई सिंपल सा शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं इसको, ये वैसे ही समझाने के लिए अगर तुम्हें बोलूँ मैं, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि मैंने बोला हमें बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें एक ऐसा फैक्टर निकालना है जो कि 1 से और इससे खुद के नंबर से डिफरेंट हो। तो हमें ये पता है कि इसका जो नंबर होगा वो बहुत बड़ा होगा, देख के पता लग रहा है बहुत बड़ा होगा, तो हमें कोई छोटा नंबर निकालना है, वेल एंड गुड अगर प्राइम फैक्टर होए जो कि 1 और इसके नंबर से डिफरेंट हो, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ना ऑब्जर्व किया यहाँ पे हमारा 5 है ना, और 5 हमारा अंदर भी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी टर्म में से 5 को बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। मैंने पूरी टर्म में से 5 को बाहर निकाल लिया, और मैंने अंदर क्या रह गया हमारा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यही बचा। तुम देखो 5 को तुम अंदर लेके जाओगे तो ये नंबर बन जाएगा, अंदर जाएगा 5, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, नंबर तो वही बन गया, है ना। मैंने बस कॉमन निकाल दिया नंबर तुम्हारा। अब तुम इसको ऑब्जर्व करो, अब हमें नहीं लेना देना कि अंदर क्या बन रहा है, हमें इस 5 से मतलब है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा एक 5 तुम्हारा एक फैक्टर की फॉर्म में इसका बाहर निकल गया। ये नंबर जो पूरा नंबर है तुम्हारा, ये तुम्हारा पूरा नंबर कोई भी हो सकता है, उसमें एक्स है, मुझे नंबर लेना देना नहीं है। इससे मैंने 5 बाहर निकाल के अंदर एक और नंबर बना दिया। तो बेसिकली क्या है, तुम्हारा 5 इसका एक फैक्टर बन गया। अब 5 तुम्हारा फैक्टर बन गया, अब 5 हमारा फैक्टर बन गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो एक फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ, जो कि ऑफकोर्स 5 तो नहीं होगा, इससे बड़ा ही नंबर होगा, काफ़ी बड़ा नंबर होगा, 5 तो नहीं हो सकता। इसके इन दोनों के अलावा हमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया 5, और हमें सिर्फ ये प्रूफ करना था कि इसके पास एटलीस्ट 1 अदर फैक्टर है फ्रॉम 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वो हमारा सिंपली इससे प्रूफ हो गया। हमने अगर 5 कॉमन निकाल लिया तो हमें इससे प्रूफ हो गया कि इसका एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो इससे हमें क्या पता लगा है, इससे हमें क्या पता लगता है, 10 दिस नंबर इज कॉम्पोजिट, है ना। वैसे ही अगर हम अपना सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है हमारा इस क्वेश्चन का, 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23। अब इसका देखो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 8970 प्लस 23, ये तुम्हारा बन गया 8993। अब इसके फैक्टर्स ले लो, क्या फैक्टर्स बनेंगे कि 17 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 2, है ना। देखो इसके फैक्टर्स 1 है, नंबर इटसेल्फ के अलावा कितने फैक्टर्स बन गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा कॉम्पोजिट नंबर है।
अब देखो हम अगर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना हमें क्या करना है 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23। अब मैंने क्या करना है मैंने 23 को कॉमन निकालना है। वैसे तो कोशिश करनी है कि कोई भी प्राइम नंबर कॉमन निकाल लो, पर इस केस में देखो हमें पहले कोशिश करनी है हमें कोई भी प्राइम नंबर कॉमन निकाल लो, पर देखो मेरा 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो हमें इसको ही कॉमन निकालना पड़ेगा, नहीं तो कोई और नंबर है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर सके कम्प्लीटली, जो कि हम बाहर निकाल सके, है ना। अब हमें 23 को कॉमन निकालना पड़ेगा, पर अंदर 23 नहीं है, पर मुझे 46 दिखाई दे रहा है। 46 क्या है 23 का मल्टीपल, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 46 बन जाएगा। तो इसका मतलब 23 को मैं इजीली कॉमन निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा 23 कॉमन आ गया 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 की जगह आ जाएगा 2 प्लस 1। तो इस तरह से तुम्हारा 23 कॉमन आ गया, और इससे हमें पता लगा कि 23 एक मल्टीपल है इस नंबर का। इससे हमें पता लगा कि जो ये तुम्हारा नंबर है ये तुम्हारा नंबर कॉम्पोजिट है ना। ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो हमने पढ़ना है वो है HCF एंड LCM। तो HCF LCM तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है पिछले क्लासेस में, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हमें HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF LCM निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसा करते हैं HCF क्या होगा तुम्हारा और LCM क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। HCF विल बी प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट power of each common prime factors in the number, ठीक है। और LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर of each prime factors in the number। हम ऐसा करते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। हमें लाइन से समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है मैंने, ठीक है, तो हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, उससे तुम्हें क्लियरली समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हमें दो नंबर दे रखे हैं 120 एंड 144, और हमें इसका HCF एंड LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसके लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और इसके 144 के क्या होंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अब हम आते हैं HCF पे पहले, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट में, क्या था प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। सबसे पहले तुम फोकस करो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो मतलब कि हमें किसकी जरूरत है, हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स की जरूरत है। इस केस में तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स होगा जो कि दोनों के फैक्टराइजेशन में आ रही है। इसमें तो 2 दोनों में आ रहा है और 3 दोनों में आ रहा है, तो ये दो फैक्टर्स है जो कि दोनों में कॉमन है। और अब हमें चाहिए इनकी स्मॉलेस्ट पावर है ना। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट पावर। तो इन दोनों केस में 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 3, और 3 की स्मॉलेस्ट कौन सी है 3 की पावर 1, दैट इज दिस वन, है ना। और अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली अब हमें करना है प्रोडक्ट। अब हमें इसका करना है प्रोडक्ट।
तो हमारा HCF क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, है ना, विच विल बी इक्वल टू 8 इंटू 3 24। अब हमारा ऐसे आ गया HCF। तो हम आते हैं LCM कैसे निकाल लेंगे। LCM के फिर से हम आते हैं इस पे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, मतलब कि इस केस में हमें चाहिए ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम फैक्टर्स, तो हमें हर एक प्राइम फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स जिनको कंसीडर करना है हमें इसके 2 का भी चाहिए, 3 का भी चाहिए और 5 का भी चाहिए, और हमें इसके चाहिए ग्रेटेस्ट पावर, मतलब कि जिनकी भी पावर सबसे ज़्यादा है उन वो सभी चाहिए हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट पावर, कौन कौन से इसमें से, देखो 2 की पावर किसकी ज़्यादा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर ज़्यादा किसके पास है, 3 की पावर 2, एंड 5 का तो चलो एक ही है, 5 1। और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो LCM क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो क्या बन गया तुम्हारा 16 इंटू 9 इंटू 5, ये क्या बन गया तुम्हारा 720। समझा है HCF LCM कैसे निकालते हैं। और आई होप तुम्हें अब इस स्टेटमेंट में समझ आ गई हो कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। हमें पहले कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनको स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, फिर उनको प्रोडक्ट करना है। HCF के लिए, LCM के लिए हमें पहले सभी प्राइम फैक्टर्स को लिखना है जो जो इसमें आया है, फिर उनकी ग्रेटेस्ट पावर देखनी है, किन पावर किसकी ज़्यादा है, फिर उनको प्रोडक्ट करना है, सिंपली, है ना। हम ऐसा करते हैं HCF LCM के थोड़ी एप्लीकेशन के ऊपर थोड़े क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे लिखिए, अगर हम पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेट्स से P and Q can be expressed as P is equal to AB square and Q is equal to A cube B, ठीक है, वेयर A and B आर प्राइम। तो हमें क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है P and Q का। वो सिंपल टर्म है, सिंपल क्वेश्चन है। पीछे क्या आता है, नंबर्स दे रखे हैं, इन्होंने अब नंबर की जगह एल्फाफेट में दे दिए, इसको A and B की फॉर्म में दे दिए, नंबर्स की जगह A and B की फॉर्म में दे दिए। तो हम इसको लिखिए पहले, P की पावर क्या है A इंटू बी स्क्वेयर, Q क्या है हमारा A क्यूब इंटू B, है ना। पीछे जो क्वेश्चन आया था वैसे सेम ही था ना, पीछे क्या था, सिर्फ P की जगह पे A की जगह पे B की जगह पे तुम्हारे नंबर्स लिखे हुए थे। इस बार इन्होंने बस इसको A and B की फॉर्म में लिख दिया। तो हमारा प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। सबसे पहले हमें लिखने हैं सारे पावर। LCM में तुम्हारा क्या होता है, ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो हमें सबसे पहले लिखना है सारे प्राइम फैक्टर जो भी इसमें यूज़ हो रहे हैं। इसमें कौन कौन यूज़ हो रहे हैं, एक तो A हो रहा है और एक B हो रहा है। तो फिर हमें लिखनी है ग्रेटेस्ट पावर, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, A की, A क्यूब, और B की किसकी है, B स्क्वायर। और अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। तो हमारा LCM क्या आ जाएगा, A क्यूब इंटू B स्क्वायर, दैट इज A क्यूब B 2, है ना। ये तुम्हारा आ गया आंसर इसका। अब हमारी एक प्रॉपर्टी होती है HCF LCM की, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी दो नंबर के HCF को और LCM को मल्टीप्लाई कर दिए, सपोज तुम्हारे दो नंबर A एंड B है, हमने किसी दो नंबर A एंड B का HCF LCM निकाला, तो HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है HCF एंड LCM की, जो कि काफ़ी क्वेश्चनों में यूज़ होती है, ठीक है, कि उन दो नंबर का HCF एंड LCM का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। तो इसके बेस पे अगर हमें क्वेश्चन निकालना हो, एक क्वेश्चन करना हो,
इसके बेस पे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इफ़ HCF ऑफ लेट्स से 253 एंड 440 is 11 and LCM of 253 and 440 is 253 into R। ओके, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ R, हमें R की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, है ना। तो R कैसे निकलेगा हमारा, सब हम इस प्रॉपर्टी जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है इसको यूज़ करेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। तो इसमें HCF क्या हमारा 11, LCM क्या हमारा 253 इंटू R, और नंबर कौन से हमारे 253 इंटू 440, ठीक है। अब इजी आ गया, अब तो सिंपली हम सॉल्व कर सकते हो। 11 से किस पे गया, ये 40 पे गया, 253 पूरा ही कट गया यहाँ पे, तो R क्या आ गया हमारा 40, है ना। ये हमारा आ गया आंसर, इजी क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये तुम्हारा हैगा एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है HCF LCM में, है ना। तुम एप्लीकेशन में कोई भी क्वेश्चन लिखोगे तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। सपोज रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। रवि takes 16 minutes to complete one round, while Shikha takes 20 minutes to complete one round, ठीक है। if they both start from same point at same time, सेम पॉइंट एंड सेम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, right, then how much time will they take to meet at starting point। सबसे पहले हम ना इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है तुम्हारा, कि तुम्हारा कोई एक सर्कुलर पाथ है ना। सर्कुलर पाथ में क्या है, किसी एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से दो रेसर्स ने, जो कि तुम्हारे है रवि एंड शिखा, उन्होंने स्टार्ट किया सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसने क्या बोला, रवि इस पूरे राउंड को कितने मिनट्स में, 16 मिनट्स में कवर करता है, और शिखा इस पूरे राउंड को 20 मिनट्स में कंप्लीट करती है ना। तो हमें क्या निकालना है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। अब देखो, देखिए रवि ने सपोज 16 मिनट्स पे कंप्लीट करके फिर से यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट पे शिखा कहाँ पे होगी, कहीं यहाँ पे होगी, और जब अगर शिखा यहाँ पे पहुँची तो रवि कहाँ, कहीं यहाँ पे होगा, है ना। ऐसे ही होगा ना, 4 मिनट का फ़र्क है हमारा। तो हमें ये निकालना है बेसिकली कि कितने टाइम बाद कोई ऐसा कॉमन टाइम आएगा कि रवि एंड शिखा इकट्ठे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम तुम्हारा निकाल लेंगे LCM ऑफ 16 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। क्यों, LCM का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसमें क्या है, हमें बेसिकली एक ऐसा मल्टीपल ही चाहिए, हमें ऐसा टाइम चाहिए जो कि दोनों के मतलब ये। और देखो ना, अगर हम राउंड्स कैलकुलेट करिए, सपोज रवि की कैलकुलेट करिए, उसने पहला राउंड 16 में करा, दूसरा 32 में करा, तीसरा कितने में करेगा, 46 48 में, है ना,
और अगर हम देखें उस शिखा के, उसने पहले 20 मिनट्स में करा, फिर 40 मिनट्स में करा, फिर 60 मिनट्स में करा, है ना। ऐसे करते करते हमें चेक करना है कि कोई ऐसा राउंड है, ये पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, कोई ऐसा राउंड है कि दोनों का जो टाइम है कंप्लीट करने का, किसी nth राउंड में उन्होंने सेम टाइम पे कंप्लीट करा है। और जो ये पॉइंट तुम्हारा होगा, जब किसी भी nth राउंड में उन्होंने सेम टाइम पे कंप्लीट करा है, उस पॉइंट पे वो बेसिकली फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, सेम ही पोजीशन पे आ जाएंगे, है ना। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम यूज़ करते हैं। एलसीएम बेसिकली क्या हो गया, हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो निकाल रहे हैं इसका, 16 और 20 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम ऐसे तो निकालते थे, 16 के मल्टीपल से लिख लो, 20 के मल्टीपल से लिख लो, और पहला नंबर जो कि दोनों कॉमन होगा वो तुम्हारा इसका क्या, वो तुम्हारा इसका एलसीएम होगा, है ना। तो अब हमें अगर ऐसा टाइम चाहिए कि वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, तो उसके लिए हम सिंपली निकाल लेंगे एलसीएम ऑफ 16 एंड 20। तो हम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे 16 के प्राइम फैक्टर्स। अरे 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 4। वैसे ही हमारे 20 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 की पावर 2 इंटू 5। और अब हमें निकालना एलसीएम ऑफ 16 एंड 20। ये कैसे निकलेगा, 2 की पावर 4, मतलब कि हमने क्या करना, हर एक प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4 और 5, है ना, विच इज इक्वल टू 80। मतलब क्या है, तुम्हारा 80 मिनट्स बाद देयरफॉर रवि एंड शिखा विल मीट अगेन एट starting point after 80 मिनट्स। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया क्वेश्चन एलसीएम के एप्लीकेशन का। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कॉमन बनते हैं कि कोई दो जनों ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, वो दोबारा उस पॉइंट पे आगे कब मिलेंगे। तो इन केस में तुम्हारा इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है इरेशनल नंबर्स वाला। स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था ना कि रियल नंबर्स में दो होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को भी हमने स्टडी कर लिया थोड़ा मोटा, और अभी इरेशनल नंबर्स का बचा है, हम इसको स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, उससे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो तुम्हारी एनसीईआरटी है मैथ की, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं इसको सॉल्व करने हैं। इसको सॉल्व करके लेके आना है, जो भी तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 सॉल्व करके लेके आने हैं। ठीक है, इजी एग्जाम्पल्स हैं। कंसीडर नंबर 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर। इसका क्या 4n तुम्हारा डिजिट 0 से एंड करेगा, जैसे 59 में किया था हमने, अभी तो मैंने एग्जाम्पल करवाई थी ना उसमें। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके ये जो हमारा 4n है, तो हमारा 2 and 5 का दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। अगर होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। मैं क्वेश्चन से क्लियर है, 4n क्या हो जाएगा, 2 की पावर n होगा, 2 की पावर 2n होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका किसी भी कंडीशन में 5 एक फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये मतलब कि डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। सिमिलरली ये फाइंड एलसीएम एचसीएफ 620 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इजी क्वेश्चन है, फैक्टर्स लिखने हैं पहले, फिर उसका जो भी एलसीएम का क्या होता रहा, सभी प्राइम फैक्टर्स का जो हाईएस्ट पावर है उसको यूज़ करना है, और एचसीएम में कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर यूज़ करनी है ना। यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने, ये टर्म पूरा ये लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, उससे हमारा आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 क्या कहते हैं, हमारे फाइंड एचसीएफ ऑफ ये दो नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। देखो एचसीएफ पहले निकाल लोगे इसका, और एलसीएम किससे निकालोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी। जो ये तुम्हारी थ्योरम थी ना, एक फॉर्मूला जो मैंने करवाया तुम्हें, उससे आ जाएगा तुम्हारा। तो एग्जाम्पल 4 क्या, तुम्हारा एचसीएफ एंड एलसीएम 3 नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ईजी है, इसी नंबर ही बदले हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको एक बार सॉल्व करा देना तुम्हें मैं। इसमें तुम्हारा जो 6 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3। 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर से अगर तुम्हें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, पहले तुम्हें क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, 2 है, 3 है ना।
और अब हमें चाहिए स्मॉलेस्ट या फिर लोएस्ट पावर, है ना। लोएस्ट पावर 2 की क्या होगी 1, 3 की क्या है 1, तो इसका हमारा HCF क्या आ जाएगा 2 × 3 6, ये हमारा 6 HCF आ गया, है ना। वैसे LCM में क्या हो जाएगा, LCM में हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स लेंगे इसके, कौन कौन से फैक्टर्स है इसमें, 2 है, 3 एंड 5 है ना। और हमें इसकी चाहिए ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 है, 3 की क्या है 2 है, 5 की 1 है। तो इसका अगर हमने LCM निकालना है तो LCM क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 360 के आसपास, है ना। ये हमारा आ गया 360। अब इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने LCM और HCF तो मैं पीछे बोला था ना, वो 3 डिजिट में नहीं होगा। HCF × LCM इज नॉट इक्वल टू A × B × C, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिर्फ दो नंबर्स में ही वैलिड है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। 3 नंबर में वैलिड नहीं है ये वाला फॉर्मूला। अब हमारी जाती है एक्सरसाइज 1.1, इसको एक बार खुद सॉल्व करना, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन तो मैं सबके प्रोवाइड कर दूंगा, सेपरेटली इसकी वीडियो बना दूंगा एक एक्सरसाइज की, ठीक है। और फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, इस चैप्टर को शुरू करेंगे, इस टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू रिवाइज दिस चैप्टर।